इस लेक्चर में हम लोग नोड या संधि विश्लेषण में प्राप्त जो दो समीकरण थे, वोल्टताओं के जो समीकरण थे, उनका हल ज्ञात करेंगे। ये युगपत समीकरण है, उनको किस प्रकार से हल जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण वोल्टताओं में प्राप्त होते हैं। V2, V3 और E1 भी वोल्टता है। तो हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि संधि या नोड विश्लेषण में जो हमारे पास समीकरण प्राप्त होता है वो हमारे पास वोल्टताओं के रूप में आता है और हम लोग उस वोल्टता को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों को ही ज्ञात करेंगे। नोड या संधि विश्लेषण में नोड या संधि विश्लेषण में नोड या संधि विश्लेषण में प्राप्त वोल्टता समीकरणों को हल करना। ओके, हमारे पास में जो दो समीकरण प्राप्त हुए थे वो देखो कौन कौन से हैं। एक तो है V2 टाइम y1 प्लस y2 माइनस V3 y2 माइनस E1 y। ओके, सो ये है V2 y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस V3 टाइम y3 माइनस E1 y1। ओके, माइनस E1 y1 इक्वल टू 0। एक तो हमारे पास समीकरण ये था और दूसरा समीकरण हमारे पास कौन सा था। दूसरा समीकरण ये रहा V2 y2 माइनस V3 y2 y4 प्लस y5 प्लस E2 y5। V2 y2 माइनस V3 y2 प्लस y4 प्लस y5 y2 प्लस y4 प्लस y5 प्लस E2 y5 दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में दो समीकरण हैं, युगपत समीकरण थे दो, इनको हल करना है हमें। तो हमारे पास जो दो समीकरण हैं उनको हम लोग वैसे भी डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं अगर हम लोग थोड़ी सी ट्रिक अपनाएं। तो कैसे, जैसे ये संधि है, यहाँ पे हम लोग y1 y2 y3 ये तीन प्रवेशिता जुड़ी हुई है। देखो यहाँ पे तीनों का ऐड होके उसको V2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद में जो दो प्रवेशिता है उनको उनके संगत जो विभव है उनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, तो हम लोग याद कर सकते हैं कि V2 टाइम्स y1 प्लस y2 प्लस y3 माइनस E1 टाइम y1 और V2 टाइम y3 ये आ गया हमारा। उसी प्रकार से हम इस संधि के लिए भी कर सकते हैं। वो ये है कि इस संधि पे जो प्रवेशिता है वो y2 y4 y5 है और ये यहाँ पे V3 है। तो V3 को हम लोग इन तीनों से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर रखा है और इसका संगत जो विभव है यहाँ पे इस बिंदु पे V2 उससे इससे मल्टीप्लाई कर रखा है और इसके संगत जो विभव है उसको इससे मल्टीप्लाई करके इस पर ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कर रखा था हम लोग, स्पष्ट है, हम लोग इन दोनों को नेगेटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, सेम उसी प्रकार से हम लोग इन दोनों को पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये और ये पॉजिटिव था, उसी प्रकार से इसको और इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे आ रहा था। ठीक, इस तरह से दोनों समीकरण सेम प्रकार से हैं। हम लोग देखो यहाँ पे जैसे है वैसे ही यहाँ पे है। ये रहा। ठीक है, क्या है कि जिस संधि के बारे में हम लोग समीकरण निकाल रहे थे उस संधि के संगत विभव को उससे जुड़े हुए प्रवेशिताओं से मल्टीप्लाई करके नेगेटिव कर दिया और बाकी जो है जो प्रवेशिता है उनके संगत जो विभवांतर है उनसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, जो कि एक सेम जैसा है कि इस संधि इसके संगत विभवांतर V3 है, उसको इनके संगत जो इससे प्रवेशिता जुड़ी हुई है उससे मल्टीप्लाई करके इसको नेगेटिव कर दिया और बाकी इसके और इसके संगत जो प्रवेश विभव है
उनसे मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर दिया। तो ठीक है, दोनों समीकरण सेम है। हम लोग अगर कोर से अगर देखें तो हम लोग इनको देख के ही हम लोग इस समीकरण आसानी से लिख सकते हैं, हम लोग याद भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये समीकरण हो गए, दो युगपत समीकरण आए हैं। अब हम लोग इनको किस प्रकार से हल कर सकते हैं। साइमल्टेनियस समीकरण है ये, ठीक है। तो देखो बीजगणित में जो दो साइमल्टेनियस समीकरण लिखते हैं हम लोग, ठीक है, युगपद समीकरण। युगपद समीकरण है हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये हो गया। दूसरा है हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे तो युगपद समीकरण हैं। एक को हम हल करने के लिए हमें दूसरे की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, हम लोग एक को हल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दो चर है, दो समीकरण है, तो युगपद समीकरणों में जितने चर होते हैं उतनी ही हमारे पास समीकरण भी होने चाहिए, तभी हम लोग उसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रतिस्थापित करके भी हम लोग इसको हल कर सकते हैं, और डायरेक्टली उस प्रतिस्थापित करने के बाद में जो लास्ट स्टेप आती है उसको हम लोग इस प्रकार से मैट्रिक्स रूप में या सारणिक रूप में लिखते हैं ताकि हम लोग आसानी से सोल्व कर सके। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं हम लोग, c1 को इधर लगे माइनस c1 माइनस b1y डिवाइडेड बाई a1, इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास में अपने आप y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। उस तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास y1 y2 y3 के हमारे पास काफ़ी बड़े हैं, तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन करके सोल्व करना इसको काफ़ी कठिन हो जाता है, असंभव तो नहीं है हम लोग। ओके, तो देखो इसका हल किस प्रकार से होगा। इसका हल इस प्रकार से होता है, युगपद समीकरण का हल, युगपद समीकरण के हल के लिए, युगपद समीकरण के हल के लिए हम क्या करते हैं, x डिवाइडेड बाई इस x को छोड़ के बाकी जो सारणी है उसको सारणी को लिखते हैं हम लोग b1 c1 और b2 c2 इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 c2 a1 a2, दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b1 a2 b2। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। हम लोग यहाँ से x की y की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्पष्ट है, यहाँ से हमारा x कितना आएगा, x इक्वल टू, इसको हम लोग एक रूप में और लिख सकते हैं, इसको सोल्व करके सारणी को, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा देते हैं। ओके, इसको सोल्व क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके उसमें से इसको घटा देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से घटा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको इसमें से घटा देते हैं। तो क्या आता है हमारा, देखो x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस c1 b2 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस a1 c2 और 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस b1 a2, ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा x कितना आ गया, x इक्वल टू हमारा x इक्वल टू कितना आएगा, इससे और इससे निकालते हैं x की वैल्यू, और y की वैल्यू इससे और इससे y की वैल्यू निकालते हैं। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, इसको इससे यहाँ पे रख दिया हमने, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस c1 b2, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहाँ से हमारा x की वैल्यू निकल के आ जाती है b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। ओके, क्या हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। उसी प्रकार से हमारी y की वैल्यू निकल के आ जाती है, इन दोनों को इक्वल कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी c1
A2 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। ये हमारे पास में y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो दोनों युगपत समीकरण है उनको हल किया है यहाँ पे। ठीक है, हम चाहे तो इस रूप में भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, हम चाहे तो इस रूप में एज इट इज भी रख सकते हैं, जैसे x इक्वल टू ये सारणी डिवाइड बाई ये सारणी, मतलब B1 C1 P2 C2 डिवाइडेड बाई A1 P1 A2 P2। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी ऐसे कैसे सारणिक रूप में। ठीक है, उसी प्रकार से हम सारणिक रूप में y की वैल्यू भी रख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, दिस सारणिक डिवाइड बाई दिस सारणिक। ओके, y की वैल्यू क्या आएगी, C1 A1 C2 A2 डिवाइड बाई A1 P1 A2 P2। ओके, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से हम लोग युगपत समीकरण को हल करते हैं। तो युगपत समीकरणों को, ये जो युगपत समीकरण है इनको डायरेक्ट हम लोग इस तरह से ये यहाँ नहीं लिखते हैं, हम लोग यहाँ पे सारणिक रूप में लिख के डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। अगर ये हमारे कांस्टेंट छोटे हैं, सिंगल कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देंगे इस रूप में। ठीक है, इस रूप में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा। क्योंकि हमारे पास जैसे A1 है x का, उसी तरह से V2 का कोफिशिएंट कितना है, y1 प्लस y2 प्लस y3। उसी प्रकार से हमारा जो y है उसका कोफिशिएंट B1 है, तो V2 का कोफिशिएंट कितना है, y3। और जो C1 है उसका काम कर रहा है हमारा E1 y1। ओके, उसी प्रकार से हमारा जो सेकंड समीकरण है उसमें A2 x क्या है हमारा, यहाँ V2 है, और A2 क्या है, y2। उसी प्रकार से B2 y हमारा चर क्या है, y है, यहाँ पे V2 है, और कांस्टेंट है हमारे पास y2 प्लस y4 प्लस y5, और ये C2 का कांस्टेंट है टोटल। ठीक है, तो हम लोग देखो ये हमारा वेरिएबल है, एक वेरिएबल ये है, इसके अंदर वेरिएबल है ये। ठीक है, इसको हम लोग जैसे x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं, इसको x मान सकते हैं, इसको y मान सकते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा, ये A1 का प्रतीक हो जाएगा, ये हमारे पास B1 का हो जाएगा, ये हमारे पास C1 का प्रतीक हो जाएगा। उसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर हम लोग 1 है, हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। अतः समीकरण 1 व 2 का हल होगा, क्या होगा समीकरण 1 व 2 का हल, अतः समीकरण 1 व 2 का हल निम्न होगा। ठीक है, हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। हमारे पास x क्या है, V2 है। ओके, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नोटिफाई भी कर देता हूँ कि ये हमारा टोटल क्या है, ये 1 है, ये हमारा P1 है, ये पूरा हमारा C1 है। उसी प्रकार से ये हमारा A2 है, ये हमारा क्या है, B2 है, ये पूरा हमारा C2 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा युगपत समीकरण का रूप हो गया। ओके, तो इसका हल क्या होगा, हम लोग डायरेक्टली इस सारणी के रूप में रखते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो x इक्वल टू, x क्या है हमारा, V2 इक्वल टू, ओके, सारणी रूप में रखते हैं हम लोग V2 इक्वल टू V2 क्या है हमारा, x ही है। ये पूरी सारणी B1 C1 B2 C2, देखो यहाँ पे हम लोग एक बात और समझ लेते हैं, ये B1 C1 B2 C2 क्या है, अगर हम लोग x याद कर रहे हैं तो इसका विलोप कर देते हैं हम लोग, और ये वेरिएबल y नहीं लिखते हैं, बाकी सारणिक इसको कोफिशिएंट होते हैं उनको ऐसे कैसे उतार देते हैं, B1 C1 B2 C2 B1 C1 B2 C2। ठीक है, ठीक से समझो, जब हमको x याद करना होता है तो हम लोग इसको नहीं लिखते हैं अंश में, हम लोग इस कोफिशिएंट को, इस वेरिएबल को भी नहीं लिखते हैं y को, और हम लोग B1 C1 B2 C2 लिख देते हैं, B1 C1 B2 C2। उसके हर में क्या लिखते हैं, उसके हर में इस कोफिशिएंट को नहीं लिखते हैं, और हमारे पास जो वेरिएबल है y और x उनको भी नहीं लिखते हैं, और इसको ऐसे कैसे सारणी के रूप में लिखते हैं, A1 B1 A2 B2 A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। क्योंकि हम लोग V2 याद कर रहे हैं तो हम लोग V2 को नहीं लिखेंगे, V2 वाले टर्म्स को नहीं लिखेंगे हम लोग। ओके, और हम लोग
v3 को भी नहीं लिखेंगे, बाकी कोफिशिएंट है उनको ऐसे कैसे उतार देते हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आता है यहाँ पे -y3 और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास -y2 प्लस y4 प्लस y5। ओके, और दूसरा हमारे पास ये कोफिशिएंट है, इनको ऐसे कैसे उतारते हैं -e1y1 और ये e2y5, इसको हम लोग सारणी में बंद कर देते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारा, डिवाइडेड बाय हमने देखा था यहाँ पे डिवाइडेड बाय लिखने के लिए हमें जो हमारे पास ये वेरिएबल है उनको नहीं लिखते हैं और a1 b1 a2 b2 को सारणी के रूप में लिख देते हैं। तो हमारे पास में वेरिएबल कौन सा है v2 v3, इनको नहीं लिखते हम लोग v2 v3 को, ठीक है। और बाकी हमारे पास ये बच गया और ये बच गया, इनको ऐसे कैसे सारणी के रूप में उतार देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या बचा, देखो बचा है y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, और यहाँ पे हमारे पास बचा है y2 और यहाँ पे हमारा है -y3, यहाँ पे हमारे पास में है y2 प्लस y4 प्लस y5। ओके, पॉजिटिव है, ये हमारा डिवाइडेड बाय में आ गया। इस प्रकार से हम लोग इस सारणी को हल करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि हम लोग y की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं। y की वैल्यू देखो यहाँ से लिखना थोड़ा टफ होता है, लेकिन डायरेक्ट समीकरण से इसको लिखना आसान होता है। देखो y की वैल्यू ज्ञात कर रहे हैं हम लोग, तो इस y वाली टर्म को नहीं लिखते हैं, बाकी टर्म में से वेरिएबल को नहीं लिख के जो कोफिशिएंट है उनको ऐसे कैसे उतार देते हैं, नियतांक है जैसे a1 c1 a2 c2, ठीक है। सॉरी, इसके बाद क्रम से उतारते हैं कि इसको ज्ञात करना होता है तो पहले ये उतारते हैं उसके बाद ये वाली उतारते हैं, ठीक है। C1 C2 आ गया, फिर A1 A2 आ गया, और फिर हर में क्या है हमारे पास A1 B1 A2 B2। तो हर में हम लोग इस वाले टर्म को नहीं लिखते हैं और इनके जो वेरिएबल है y और x इनको नहीं लिखते हैं, बाकी को ऐसे कैसे उतारते हैं A1 B1 A2 B2, जो कि यहाँ पे है वैसे सेम ही है A1 B1 A2 B2, ठीक है। तो हम लोग y की वैल्यू भी ज्ञात करते हैं। तो y इक्वल टू हमारे पास y का काम क्या कर रहा है v3, तो y के बाद में इसको हम लोग विलोप कर देते हैं, इसको नहीं लिखते हैं हम लोग, बाकी टर्म में उनको ऐसे कैसे उतार देते हैं -e1 y1 और e2 y5। फिर उसके बाद ये वाली टर्म उतारते हैं वेरिएबल को छोड़ के y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये है हमारा y2। ओके, इसको सारणी में बंद कर देते हैं हम लोग, और हर में हमको क्या लिखना है, वही लिखना है जो यहाँ है, या कहें कि हमको वेरिएबल छोड़ के बाकी ये कोफिशिएंट दोनों को ऐसे कैसे उतार देने हैं। तो हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, नीचे हमारा y2 है, यहाँ है हमारा y3 और यहाँ हमारा माइनस में है ये, ठीक है, माइनस में है y2 प्लस y4 प्लस y5। ओके, ये हमारा नेगेटिव में है। इस प्रकार से ये हमारी y की वैल्यू हो गई, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। इस प्रकार समीकरण 3 एवं 4 में y1 y2 y3 y4 y5 e1 एवं e2 का मान रख कर ये हमारा v3 है, y क्या था हमारा v3, ये v3 है, ठीक है। दिस इज v3 पूरा, ये y नहीं था हमारा v3 था, ठीक है। v2 एवं v3 विभवांतर
का मान, विभवांतर या वोल्टताओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसको एक बार पुनः समझ लीजिए। हमारे पास जो संधि या नोड विश्लेषण से हमारे पास दो समीकरण प्राप्त हुए थे, एक समीकरण नंबर 2। तो ये दोनों समीकरण क्या है? युगपत समीकरण है। युगपत समीकरण ये देखो, युगपत समीकरण है 2। इनमें क्या है, युगपत समीकरणों में एक समीकरण को हल करने के लिए दूसरे समीकरण की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें 2 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल है तो हमको 3 समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। इस 2 वेरिएबल वाले युगपत समीकरण को हम लोग हल करने के लिए इस प्रकार से हल करते हैं। ये सारणिक होती है, सारणी को इस प्रकार से हल किया जाता है हमारे पास में, और फिर इनका वैल्यू ये आ जाता है। हम लोग सारणी को बिना हल किए एच कैसे रखते हैं, इसको इसके बराबर रखते हैं, फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके बराबर रखने पे एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। इन दोनों को बराबर रखने के बाद में हमारी वाई की वैल्यू क्या आएगी? वाई की वैल्यू ये आएगी। ओके, अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक्स को थोड़ा नोटिस करते हैं कि किस प्रकार से होता है ये। नोटिस करने पे हमें मालूम होता है कि एक्स को ज्ञात करते हैं तो उसके अंश में क्या लिखते हैं हम लोग? इस पूरी टर्म को नहीं लिखते हैं, इसको और इसको नहीं लिखते हैं, और ये वेरिएबल है इनको भी नहीं लिखते हैं। बाकी को हम लोग ऐसे कैसे उतारते हैं? b1 c1 b2 c2, b1 c1 b2 c2। और उसके हर में क्या होता है? इन दोनों वेरिएबलों को नहीं लिखते हैं हम लोग, ऐसे कैसे उतारते हैं? a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। इस तरह से हम लोग यहाँ पे भी हमारा x का काम क्या कर रहा है? v2, y का काम क्या कर रहा है? v3। तो हम लोग x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको नहीं लिखते हैं, और इस वेरिएबल है v3 को नहीं लिखेंगे, बाकी को ऐसे कैसे उतार देते हैं। क्या है? y3 माइनस e1 y1, और ये टर्म देखो, माइनस y3 माइनस e1 y1 और माइनस y2 y4 प्लस y5 और e2 y5। ओके, ये अंश में आ गया। हर में क्या था हमारा? हर में क्या था? हर में था हमारा कि ये दोनों वेरिएबल हैं, उनको छोड़ के बाकी कोफिशिएंट को ऐसे कैसे उतारते हैं? a1 b1 a2 b2, a1 b1 a2 b2। तो हमारे पास कोफिशिएंट जो वेरिएबल है v2 और v3 है, इनको नहीं उतारते हम लोग, v2 v3 को। हमारे पास ये y1 प्लस y2 y3 है, और ये माइनस y3 है, और यहाँ y2 है, और ये माइनस के y2 y4 y5 है। तो इनको ऐसे कैसे इसके हर में उतार दिया, देखो y1 प्लस y2 y3, y1 प्लस y2 प्लस y3, फिर उसके बाद में माइनस y3, और ये हमारे है y2 और माइनस के ये पूरे, ये y2 और माइनस के पूरे। ठीक है, ये हर में उतार दी। हम लोग x और y का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि y में हमको क्या लिखना है? y में हमको वेरिएबल ये और ये नहीं लिखना है, बाकी पहले इसको उतारना है, फिर इसको उतार के सारणी रख देते हैं c1 c2 a1 a2। तो c1 c2 a1 a2 को सारणी में बंद कर दिया, और इसके हर में वही आता है जो हमारा x में आ रहा है। a1 b1 है, a2 b2 है, तो यहाँ पे भी a1 b1 a2 b2 है। तो वैसे ही हम लोग इसको सोल्व करते हैं। y का हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इस वाले टर्म को नहीं उतारते हैं, पहले हम लोग इसको उतारते हैं, माइनस e1 y1 प्लस e2 y5, माइनस e1 y1 e2 y5। फिर उसके बाद दूसरी टर्म में हम लोग इस वेरिएबल को नहीं लिख के इसको कोफिशिएंट को लिखते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 और y2, y1 प्लस y2 प्लस y3 और y2 आ गया। और हर में क्या आएगा? हर में वही आएगा जो हमारे x में आ रहा है, सेम। इस प्रकार से हम लोग, हमारे पास चूंकि y1 y2 y3 y4 y5 और e1 e2 ज्ञात है, तो हम लोग वोल्टता का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग नोड या संधि विश्लेषण में किरचॉफ के धारा नियम की सहायता से हम लोग किसी जाल के नोड या संधि पे हम लोग वोल्टताओं का मान आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। और हम लोग देखते हैं, अगर जाल हमारे पास बहुत बड़ा है तो हमको, हमारे पास वोल्टता दे रखी है, हमारे पास प्रवेश्यता दे रखी है, तो हमको पूरे जाल का विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों को जो समीकरण आएगा वोल्टता में, पर्टिकुलर हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है किसी संधि के लिए, तो हमको 2 ही समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे ये संधि है, इसमें इस पे कितनी वोल्टता है उसको इससे जुड़ने वाली प्रवेश्यताओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नेगेटिव रूप में लिख देते हैं। ये लिख दिया नेगेटिव रूप में। और बाकी जो हमारे पास प्रवेश्यता है, जैसे ये है और ये है, इन पे विभव कितना है, वोल्टता कितनी है, E1 है, और इस पे V2 है, इनको मल्टीप्लाई करके इनको ऐड के रूप में लिखती है। उसी प्रकार से देखो हमारे पास ये है संधि,
इसमें हमारी इस संधि पे वोल्टता कितनी है, V3 है, और इससे कितनी प्रवेशिता जुड़ी है, 1 2 3, तो इनको नेगेटिव करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक Y2 Y4 Y5 और Y3 V3, और इस पर कितनी वोल्टता है, V2 है, और इस पे कितनी वोल्टता है, V3 है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड के रूप में लिख दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये और ये समीकरण प्राप्त होते हैं। इसको हम थोड़ा रीअरेंज करते हैं सोल्व करने को, तो हमारे पास ये आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास एक और संधि हो तो हमको ज़रूरी नहीं है कि पिछली संधि के लिए समीकरण लिखें, हम लोग अगले वाली संधि के लिए समीकरण लिख के अगर इन दोनों के बीच विभवांतर ज्ञात करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर के लिए विभव की वोल्टता की वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये नोड या संधि विश्लेषण का लेक्चर पूरा हुआ। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लूप या पास विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।